गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देख लेते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने क्या किया था कि पहले तो हमने देखा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, और फिर प्रोडक्शन फंक्शन को हमने ये कहा कि वो लेबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी लेबर रिक्रूट की जाएगी उसके अकॉर्डिंगली जो है प्रोडक्शन की जाएगी। बाकी फैक्टर्स को हमने जो है वहाँ पे कांस्टेंट लिया। तो क्लासिकल्स मेन क्या कहते हैं? क्लासिकल्स मेन ये कह रहे हैं कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा, कभी भी डिसइक्विलिब्रियम नहीं होएगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, राइट। मार्केट फोर्सेस अपने आप काम करेंगी और गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ किया जाएगा। तो उस अकॉर्डिंगली हमने फिर क्या किया था कि जो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर देखा, और इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? जहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर हैं। डिमांड फॉर लेबर इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ रियल वेज एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ रियल वेज, और जहाँ पे दोनों बराबर हो गए दिस इज़, ठीक है, तो वहाँ पे हमने प्रोडक्शन फंक्शन में देखा कि आउटपुट जो है जनरेट किया गया। नाउ लेट्स सी कि हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क, कैसे करता है सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी में मेन 3 चीज़ें हैं, वेज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस। क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि अगर कोई भी मार्केट में प्रॉब्लम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होता है, तो ये 3 चीज़ें वेज रेट, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस, ये तीनों फ्लेक्सिबल हैं। ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करती हैं ताकि मार्केट में इक्विलिब्रियम जो है दोबारा रिस्टोर हो सके, राइट। तो लेट्स सी, इन तीनों को एक एक करके अब डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले आता है वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो अब क्या कहा क्लासिकल्स ने कि सपोज़ अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन आ गया। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन का मतलब ये है कि डिमांड ऑफ लेबर इज़ लेस देन द सप्लाई ऑफ लेबर, कि डिमांड जो है वो कम है सप्लाई से। अब क्लासिकल्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। सिंपल सा सोल्यूशन क्या है कि जो वेज रेट है W/P, यानी कि रियल वेजेस है, उनको कम कर दीजिए। अगर कम हो गए वेजेस तो क्या होएगा? उससे डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई तो क्या होएगा? अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिकल्स कहते हैं कि अगर इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आ भी जाती है तो वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी काम अपना करेगी और दोबारा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होगा। इसी को हम जो है डायग्राम के थ्रू भी बता देते हैं। दिस इज OX एक्सिस एम्प्लॉयमेंट एंड OY एक्सिस वेज रेट। एक चीज़ और, यहाँ पे जो क्लासिकल्स है वो हमेशा कहते हैं कि मनी वेज जितना बढ़ा उतना ही रियल वेज भी बढ़ेगा, राइट। तो ये रहा डिमांड एंड दिस इज सप्लाई। ठीक है, दोनों जहाँ पे बराबर होते हैं वहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस। ठीक है, अब सपोज़ जो है सपोजिशन में ये है कि अगर इन केस, ठीक है, तो मेरे पास सप्लाई जैसे यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है, और डिमांड क्या है? कम है। वे डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या करेगा? वेजेस जो हैं फिर से अपने आप को इक्विलिब्रियम पे लेके आएंगे और डिमांड एंड सप्लाई आपस में बराबर होंगे। इन केस अगर हम दूसरा केस देखें, W2 का केस देखें, तो यहाँ पे क्या है? सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड। डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो इस केस में क्या होएगा? वेजेस अपने आप को बढ़ा के फिर से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लेके आएंगे। यानी कि कुछ भी सिचुएशन हो, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा, डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, प्रोफेसर पीगू की इक्वेशन भी है इसमें, N इज इक्वल टू QY/W। अब QY क्या है? QY दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच इज़ पेड एज वेजेस, W मनी वेज रेट, N लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेसर पीगू क्या कहना चाहते हैं? कहते कि QY जो है वो जितना है उतना ही रहेगा। सपोज़ मैं लेके चलती हूँ कि QY इज़ 1000। ठीक है, टोटल इनकम जो है नेशनल इनकम, उसमें से 1000 रुपीज़ सपोज करके चलते हैं हम, जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस के रूप में दिए जा रहे हैं।
वेज रेट सपोज करो कि यहाँ पे वेज रेट क्या है 100, तो n क्या आ गया मेरे पास 1000/100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमें 10 है 10 ही रखना है सपोज। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जो है वो 10 है, 10 ही रखना है। तो क्या होएगा कि अगर इन केस अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि 9 जने जो हैं एम्प्लॉयड हो गए सपोज। ठीक है, तो कहते हैं ये 1000 पार्ट तो उतना ही रहेगा, 1000 पार्ट विल रिमेन द सेम। यानी कि इस केस में क्या हुआ है कि वेज रेट जो है बढ़ गया, 100 की जगह 110 हो गया, 110 पॉइंट समथिंग, राइट। तो अब अगर फिर से 10 करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पीकू कहते हैं कि आप वेजेस को कम कर दीजिए, जहाँ 110 है वहाँ पे वापस 100 कर दीजिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन फिर से आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्लासिकल्स यही कहना चाहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हमेशा रहेगा, वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, वेजेस अपने आप को एडजस्ट करेंगे ताकि जो है लेबर जितनी है उतनी ही एम्प्लॉयड रहे। On the contrary, if due to the pressure of trade unions or government interventions, wages are fixed at high rate, then on account of imperfections of the labor market, situation of unemployment continue to persist। कहते हैं अगर इन केस ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि कुछ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से या ट्रेड यूनियंस की वजह से वेजेस जो है हाई रेट फिक्स कर लिया, सपोज जैसे हाई रेट यहाँ पे 110 है, 110 फिक्स कर लिया, तो कहते हैं फिर लेबर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा कि अगर एक को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, राइट। अगर वेज रेट ज़्यादा होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, इसीलिए क्लासिकल्स कहते हैं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि लेज़ी फेयर की पॉलिसी है, राइट। नेक्स्ट क्लासिकल्स कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल रहेगा। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हेल्ड द व्यू दैट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट देयर विल बी इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट इन केस ऑफ सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, क्लासिकल्स कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के हमेशा बराबर रहेगा। अगर आपको पता हो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी भी होता है प्लस एक्स माइनस एम भी होता है। सी क्या है कंजम्पशन, आई क्या है इन्वेस्टमेंट, जी क्या है गवर्नमेंट का जो है पार्ट, एक्स माइनस एम जो है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर क्लासिकल्स को हम पढ़ें तो क्लासिकल्स एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर कंजम्पशन नहीं हो रहा है मार्केट में तो क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट होएगा, इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिमांड। तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगा, सेल्स लॉ पे चलते हैं, दैट इज़ डिमांड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, कि जितनी मर्जी सप्लाई कीजिए हमेशा उसका डिमांड बना रहेगा, राइट। कहते हैं इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वालिटी में नहीं है तो क्या होएगा, तो कहते हैं सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, सेविंग विल बिकम इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि अभी अगर कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सी प्लस एस कंजम्पशन प्लस सेविंग, अगर कुछ बच रहा है मार्केट में तो क्या बच रहा है जो सेव किया, अगर सेविंग ही इन्वेस्टमेंट के बराबर हो गया तो फिर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस सेविंग इज़ नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तो क्या होएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल है, वो अपने आप को एडजस्ट करेगा कुछ इस तरीके से कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग आपस में बराबर हो जाए। तो इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट कम होगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, इन्वर्स रिलेशन। लेकिन सेविंग के साथ कैसा है, सेविंग ज़्यादा है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन सेविंग यानी कि एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई,
तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो लोग सेविंग में डालना बंद कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से अगेन जो है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। उसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। सेम, दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई यू कैन से, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन्वर्स रिलेशन में ये अगर मैं बोलूँ तो दिस इज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज़ ऑफ सेविंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये बराबर रहेगा, से चाहे S1 ले लीजिए। इन केस अगर, अब इस केस में क्या है, इस केस में मेरे पास इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन सेविंग है, इन्वेस्टमेंट इज़ लेस देन सेविंग, तो क्या होएगा, देयर वुड बी फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर दूसरा केस हो जाता है, अब इस केस में क्या है, इन दिस केस इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, इस केस में क्या होएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वापस से इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को रिस्टोर करेगा, राइट। यानी कि पहले हमने फ्लेक्सिबिलिटी किसकी देखी, वेजेस की, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की, अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइजेस की। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल और चेंज इन प्राइजेस ऑफ इक्विलिब्रियम इन money market. According to classical economists, in an economy where aggregate supply depends upon the volume of output, aggregate demand depends upon the quantity of money, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई किस पे डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है। एग्रीगेट डिमांड किस पे डिपेंड करता है, कितना क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में पैसा होगा तो डिमांड होगा, अगर मार्केट में पैसा नहीं है तो डिमांड भी नहीं होगी, ठीक है। दिस थियोरी होल्ड्स दैट चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिजल्ट्स इन चेंज इन प्राइस लेवल, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी से क्या होगा, प्राइस लेवल में चेंज आता है अकेला। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा कि प्राइस लेवल पे ही चेंज आएगा, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, MV इज इक्वल टू PY, ठीक है। M क्या है, क्वांटिटी ऑफ मनी, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी होता है जैसे अगर 10 रुपये का नोट है, वो 10 लोगों के पास गया है तो 10 × 10 उसने वैल्यू जो दिया है 100 का दिया है, ऑल्दो नोट एक ही है 10 का। P इज़ प्राइस, Y इज़ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि ये दोनों जो है कांस्टेंट रहेंगे, तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो सिर्फ प्राइसेस पे इम्पैक्ट डालेगा, प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, एम्प्लॉयमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। OX एक्सिस पे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लिया है, OY एक्सिस पे प्राइस लेवल लिए। अब यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई इज पैरेलल टू Y एक्सिस। वाई इट इज़ सो, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सिचुएशन है, ठीक है। इससे आगे आप बढ़ा ही नहीं सकते, इससे कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता क्लासिकल्स के अकॉर्डिंगली, तो दैट इज़ वाई दिस इज़ पैरेलल टू Y एक्सिस कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपली जो क्लासिकल्स कहते हैं, ये रहा एग्रीगेट डिमांड और ये रहा एग्रीगेट सप्लाई, और दिस इज़ OP प्राइस लेवल एंड दिस इज़ OQ आउटपुट, ठीक है। अब सपोज कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गया मार्केट में, तो मार्केट में प्रॉब्लम आने की वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। दो सिचुएशंस बन जाती हैं अब इसमें। एक सिचुएशन तो ये है कि E से यहाँ पे आ जाए Q1, यानी कि यहाँ पे प्राइस लेवल उतना ही रहा, प्राइस लेवल चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या हो गया, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जो है कम हो गया। लेकिन क्लासिकल्स क्या कहते हैं, क्लासिकल्स कहते हैं ऐसा नहीं होएगा, देयर इज़ नो चांस टू डिक्रीज इन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। तो क्या होएगा, वो कहते हैं कि सिचुएशन ये आएगी कि प्राइजेस अपने आप को कम करेंगे, प्राइजेस अपने आप को OP से OP1 तक शिफ्ट करेंगे, लेकिन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट वही रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा। नाउ सपोज किसी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो क्या सिचुएशन होगा। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, राइट। लेकिन अगेन
हमारे क्लासिकल्स क्या कह रहे हैं, कहते हैं नहीं एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ भी नहीं सकता, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, कहाँ से और लोग ले आएंगे, ठीक है। तो क्या होएगा, प्राइजेज़ अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बढ़ाएंगे। यहाँ पे R1 की तरफ आने की बजाय ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, क्लासिकल्स क्या कहना चाहते हैं कि देखिए वेजेस है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे प्राइसेस हैं। वेजेस लेबर मार्केट, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी मार्केट, ठीक है, प्राइस लेवल प्रोडक्ट मार्केट, ये तीन मार्केट्स में हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहेगा, ठीक है। हमेशा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगा, फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन रहेगा। इन केस अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्राइसेस, ये तीन चीज़ें हैं जो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगी। फ्लेक्सिबल रख के क्या करेंगी, अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगी ताकि हमेशा इक्विलिब्रियम बना रहे, राइट। तो एसेंस ऑफ द क्लासिकल थ्योरी देख लेते हैं, क्लासिकल थ्योरी क्या क्या कहती है। तो पहला फॉरमोस्ट चीज़, फुल एम्प्लॉयमेंट, हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगा, नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनिश्चित जो बेरोजगारी है वो नहीं होगी। इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पे बना रहेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। जर्नल अनएम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल, तो वो कहते हैं जर्नली अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल ही नहीं है। रिड्यूसिंग मनी वेज, रियल वेज कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग मनी वेज, मनी वेज को कम करने से रियल वेज को भी कम किया जा सकता है। लेज़ी फेयर पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्राइजेस को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस एंड दिस थिंग। सेज लॉ, सारा क्लासिकल सेज लॉज पे ही डिपेंडेंट है, दैट इज़ एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई कैन क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, ठीक है, कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड हमेशा बराबर रहेंगे। वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, वेजेस अपने आप को चेंज कर सकते हैं। पीपल स्पेंड देयर इंटायर इनकम ऑन कंजम्पशन एंड इनकम, राइट। जो लोग हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट होगा कि लोग जो हैं अपना सारा इनकम जो है स्पेंड कर देते हैं, क्योंकि अगर रख दिया इनकम तो फिर तो सेविंग हो गया, और अगर सेविंग हो गया तो आइडल पड़ा है, आइडल पड़ा है तो सेल्स लॉ नहीं चलेगा, सेल्स लॉ नहीं चलेगा तो क्लासिकल्स नहीं चलेंगे। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो ये है क्लासिकल। अब इसका देख लेते हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पहला, अनरियलिस्टिक प्रोपोजिशन, जो कहा है कि सेल्स लॉ हमेशा काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में अगर किसी की भी इनकम है तो वो कोई ना कोई सेविंग तो करेगा ही, जितना इनकम है उतना सारा का सारा कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय जनरल मनी वेज कट, एम्प्लॉयमेंट जो है जर्नल मनी वेज को कम करके जो है इंक्रीज़ किया जा सकता है, पर केन्स कहता है ऐसा नहीं है। अगर सपोज़ आप वेजेस को कम कर रहे हो, वेजेस को कम करने का मतलब ये है लोगों का इनकम कम होना। अगर लोगों का इनकम कम है तो उनकी डिमांड कम होएगी, डिमांड कम है तो सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं होएगी। तो आप कह रहे हो कि मनी वेज को कम कर दीजिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। केन्स कहता है ऐसा नहीं है, ये तो डबल एज स्वॉर्ड है, ये तो दो धारी तलवार है कि अगर आप मनी वेज को कम कर दोगे तो डिमांड कम हो जाएगा, जिससे सप्लाई और कम होएगा, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, आगे केन्स हम देखेंगे तो केन्स ने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की भी बात की है। नो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो। और इसका एक बहुत बड़ा सबूत 1930s में जो डिप्रेशन आया, डिप्रेशन के बाद ये रियलाइज़ किया गया कि वी नीड गवर्नमेंट्स टू इंटरफेयर, तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होती है। मनी इज़ नॉट मेयरली अ वेल, मनी सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, रेदर मनी का अपना एक रोल है मार्केट में। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक, केन्स कहता है सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई, इनकम, इनकम होगी तो सेविंग होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बाद की बातें हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है डिपेंड करती है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है तो जितना मर्जी इंटरेस्ट है मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी। तो कहते केन्स कहता है कि सिर्फ इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है ये सेविंग इन्वेस्टमेंट, रेदर ये तो
सेविंग डिपेंड अपॉन इनकम, इन्वेस्टमेंट डिपेंड ऑन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। रिजेक्शन ऑफ लेजेसी फेयर पॉलिसी, लेजेसी फेयर पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की ज़रूरत है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होएगा। इट इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट पीरियड। देखो क्लासिकल्स कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो या कुछ प्रोडक्शन में कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन लॉन्ग पीरियड में हमेशा अच्छा रहेगा क्योंकि सेल्फ एडजस्टमेंट हो जाएगा मार्केट में। तो केन्स कहते हैं कि व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट पीरियड, ठीक है, तो शॉर्ट पीरियड के बारे में बात नहीं किया है। इट इज़ नॉट एन एनालिसिस ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम, ये जर्नल इक्विलिब्रियम नहीं है, रेदर ये पार्शियल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में हमने बहुत सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले लिया है, कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है, तो हमने कहा कि ये ऐसा हो सकता है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डील्स ओनली विद द स्पेशल केस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन नहीं है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई नहीं है, या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग नहीं है, तो क्लासिकल थ्योरी नहीं लगे जो है प्रूव कर सकते हम। नॉट बेस्ड ऑन एम्पिरिकल केस की कहीं पे भी कोई प्रूफ्ड केसेस नहीं है हमारे पास कि ऐसा होता ही है, दिस इज़ रेदर इम्प्रैक्टिकल। तो ये थी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू वेरी मच।